नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती पर लगाए गंभीर आरोप। रिया ने सुशांत को ड्रग्स की लत लगाई। चार्जशीट में एक नहीं 38 आरोप तय। उद्धव ठाकरे के मुर्मू को समर्थन के फैसले से नाराज एनसीपी कांग्रेस। एमबीए में पड़ी फूट, दरार हुई गहरी। ज्ञानवापी केस में कल फिर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने किया दावा, मुस्लिम पक्ष की नहीं महादेव की है जमीन। अशोक स्तंभ में बने शेरों से विपक्ष को आपत्ति, कहा डिजाइन को बदला गया। प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की फिर साजिश, सरकार ने भी दिया करारा जवाब। श्रीलंका को डुबोने में चीन का सबसे बड़ा हाथ। एहसान के चलते राजपक्षे परिवार ने चीन को बेचा देश। भारी कर्जे के चलते श्रीलंका हुआ। आज की सबसे पहली खबर सुशांत सिंह राजपूत पर, जिसकी अपडेट के लिए लगातार उनके फैंस राह देख रहे थे। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की जिसमें एक नहीं 38 आरोप हैं और सबसे बड़ा और गंभीर आरोप सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया। एनसीबी ने बिना घुमाए फिराए ये साफ किया कि सुशांत सिंह को ड्रग्स की लत रिया ने ही लगाई थी। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप तय कर दिए गए। उनके भाई शौविक का नाम भी उसमें लिया गया है। चार्जशीट में बताया गया है कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग पैडलर्स के साथ सीधे संपर्क में था और पेमेंट रिलेटेड काम रिया देखती थी। डॉक्टर साहब, आज एनसीपी ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद रिया का क्या होगा? देखिए, रिया फिर से जाएंगी जेल बिना किसी डाउट के, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं बड़े गंभीर हैं। उनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप है, खरीद बिक्री, ट्रांसपोर्टेशन, और ये बहुत ही सीरियस माना जाता है। एक तो कंज्यूम करना वो थोड़ा कम माना जाता है, लेकिन जब आप खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी और को देते हैं, तो ये ट्रैफिकिंग के मसले में आ जाता है। कहाँ है भाई वो पत्रकारों का गैंग जो ये कह रहा था कि विच हंटिंग किया जा रहा है? विच हंटिंग करने वाले शख्स के पास से इस तरह के सबूत मिलेंगे? क्या आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे दे रहे हो ड्रग एडिक्ट को? ड्रग पेडलर से आपके रिश्ते निकल रहे हैं, संबंध निकल रहे हैं। 35 लोग इस पूरे जाल में फंसे हैं। रिया चक्रवर्ती का भाई और तमाम वो लोग जिनके जरिए ड्रग्स इन तक पहुंचता था। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है जिसको समझना जरूरी है, खास करके सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को, अगर एनसीबी ने चार्जशीट में यह लिख दिया होता कि सुशांत मंगवाया करता था, तो ये बच गई होती। लेकिन इनके ऊपर चार्जशीट में यह आरोप है कि इसने सुशांत सिंह राजपूत को लत लगवाई। ये सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी। तो सुशांत सिंह को उस मोड़ तक पहुंचाने में इसका एक रोल आ जाएगा। इसलिए जो एनसीबी की जो चार्जशीट है वो सुशांत की मौत की जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें ये एक अहम बिंदु होगा कि अगर वो ड्रग्स लेता था तो क्या उसको ज़बरदस्ती दिलवाया जाता था। तो ये एक बड़ा इस पूरे चार्जशीट का एक पहलू है। एक तो ड्रग्स लेना, ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करना, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करना और ड्रग्स ज़बरदस्ती सुशांत सिंह राजपूत को देना, ये रिया चक्रवर्ती के लिए काफ़ी महंगा
साबित होने वाला जी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सुशांत सिंह की मौत का राज अब भी कहीं न कहीं दबा हुआ है, लेकिन आज एनसीबी ने जो आरोप रिया पर लगाए हैं उसके बाद रिया का बच पाना संभव नहीं है। रिया के केस में उद्धव सरकार सवालों के घेरे में थी और आज उद्धव सरकार की हालत वो है कि अपने ही नाराज होकर निकलते जा रहे हैं। 3 पहियों की गाड़ी में 2 पहिए तो ठाकरे के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन क्यों, लेकिन ठाकरे का अपना स्टैंड होने की वजह से अघाड़ी का अंत नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई अघाड़ी में फूट पड़ गई है, और अगर हाँ तो कारण क्या है? भाई अघाड़ी इज डेड, अब बचा क्या अघाड़ी में? अघाड़ी तो बनी थी महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए, सरकार खत्म, सब कुछ खत्म। जी कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही कह दिया था कि हम शिवसेना के कोई अलायंस पार्टनर नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए हम शिवसेना के साथ खड़े हैं। अब बीजेपी सरकार में आ गई, इनकी सरकार चली गई, एमवीए खत्म। आज नाना पटोले ने क्या कहा, मतलब समझ के बाहर की चीज है। ये क्यों उद्धव ठाकरे ने यह फैसला कर लिया कि द्रौपदी मुर्मू को वोट देगी शिवसेना? उन्होंने कहा कि ये तो वैचारिक लड़ाई है, उनको भी मालूम है कि हार रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वैचारिक लड़ाई है, एक तरफ संविधान पर अटैक हो रहा है, जो लोग अटैक कर रहे हैं उसके साथ शिवसेना चली गई। जी तो उन्होंने तो टाटा बाय बाय कह दिया। अभी लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। एनसीपी गेम कर रही है, जी वो इधर से भी कुछ कहती, उधर से भी कुछ कहती। शरद पवार कहते भाई ये उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम बदलना ये उद्धव ठाकरे का यूनिलैटरल फैसला था, हमसे कोई जान पहचान नहीं, कोई बातचीत नहीं। जी और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम चाहते भी हैं कि एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। मतलब सब एक दूसरे के साथ ही खेल कर रहे हैं। जब तक लूट चल रही थी महाराष्ट्र की, जब तक उगाही का धंधा चल रहा था, ये तीनों एक साथ थे। उगाही बंद, सरकार खत्म, और सब एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए हैं। तो वही जो मैं बार बार कहता हूं कि उद्धव ठाकरे ने भानुमति का कुनबा बनाया था, और ये जो कुनबा जो है वो खंड खंड विखंड हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र की सियासत का नया अध्याय अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अघाड़ी का अंत दिख रहा है, लेकिन ज्ञानवापी पर चल रही लड़ाई का अंत नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़ाई उन लोगों से लड़ी जा रही है जो इस मामले का हल नहीं चाहते, बल्कि अपनी तानाशाही देश में चला रहे हैं। कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर फिर से बहस हुई, दलीलें दी गई, जिस पर हिंदू पक्ष ने साफ साफ कहा कि मस्जिद की जो जमीन है वो हिंदुओं की है, महादेव की है, ना कि मुस्लिमों की। कल कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ होगा कोर्ट में? क्या इसका हल निकल पाएगा? देखिए, आज हिंदू पक्ष ने एक तकनीकी सवाल वहां उठा दिया। जितने भी गॉड हैं और जितने भी मंदिर हैं, मस्जिदों का नहीं, हिंदू मंदिरों का, जिस भगवान के नाम से वो मंदिर है उसके बाल रूप को उस जमीन का मालिक बताया जाता है। यह हिंदुस्तान का कानून है। जैसे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, तो उसमें कौन कौन लोग थे, कौन कौन सा पक्ष था? तो एक निर्मोही अखाड़ा था, एक मुस्लिम पक्ष था, और तीसरा पक्ष कौन था? रामलल्ला। जी। क्यों? क्योंकि वो रामलल्ला की मूर्ति है, वहां मंदिर है, तो वो जमीन किसकी? रामलल्ला की। अब यही टेक्निकल पॉइंट उठाया गया कि चूंकि वहां पे शिवलिंग है, तो जमीन किसकी? भोलेनाथ की। ये तो देश का कानून है। और हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि जो मस्जिद की जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कहीं भी नमाज पढ़ने लग जाओ, वो मस्जिद नहीं हो सकती। मस्जिद के लिए बकायदा मस्जिद के लिए जमीन खरीदी गई होती है। तो ये मुस्लिम पक्ष बताए कि ज्ञानवापी मस्जिद के लिए किसने जमीन खरीदी, कब खरीदी गई?
कागज दिखाओ, कागज दिखाओ भाई, ये तुम्हारी जमीन है। यही तो एक दिक्कत हुई अयोध्या के केस में, दे कुड नॉट शो एनीथिंग। और वंस अ टेम्पल विल ऑलवेज रिमेन अ टेम्पल। मस्जिद के साथ ये नहीं है। तमाम इतिहास इसके गवाह है। इतिहास तो छोड़ दीजिए, जहां से इस्लाम पैदा हुआ, सऊदी अरब में, वहां रोड बनाना होता है, वहां पे हाईवे बनाना होता है, मॉल बनाना होता है, मस्जिद को गिरा देते हैं। तो ये अस्तित्व जो है वो, तो इसलिए आज जो है हिंदू पक्ष ने छक्का मारा है। कानूनी प्रक्रिया है, विलंब होगा। और जो शिव भक्त है वो, उनको लगता है कि भाई ये अनएंडिंग जो है वो मामला चल रहा है। कोई बात नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी बिल्कुल। ज्ञानवापी मामले में तारीख पर तारीख चल रही है। विपक्ष को भी काफी परेशानी है, लेकिन विपक्ष को सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी से है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। वो जो भी काम करते हैं विपक्ष के गले से नीचे नहीं उतरता है। अब जंग विशालकाय अशोक स्तंभ को लेकर शुरू हुई है। पीएम की मौजूदगी पर सवाल है, डिजाइन पर संदेह है और राजनीति करने का आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि अशोक स्तंभ में जो शेर है वो शांत है और उनका मुंह बंद है, जबकि नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ का शेर आक्रामक है, जिसका जवाब भाजपा ने भी दे दिया है। डॉक्टर साहब, इनकी मेन दिक्कत है क्या पीएम मोदी या अशोक स्तंभ? देखिए, आपने सही सवाल किया है। मेरा भी यही मानना है कि वो जो अशोक स्तंभ में वो जो लाइन कैपिटल जो लगाया गया, उसमें जो बाघ नजर आ रहे हैं, शेर जी, उससे दिक्कत नहीं है। उसके नीचे जो खड़े हुए हैं ना बब्बर शेर, प्रधानमंत्री मोदी, दिक्कत उस शेर से है, उससे नहीं है। और उससे दिक्कत नहीं है तो बेखौफ होकर के ये लोग जो है वो दांत गिन रहे हैं। दांत लंबी है, नुकीली है, खूंखार लग रहा है, स्वस्थ नजर आ रहा है, बड़ा एग्रेसिव है, मुंह खुला हुआ है। अरे पागल लोग, क्या चाहते हो कि जो नेशनल एम्बलम हो उसमें पिलपिला सा, दंतहीन, बूढ़ा शेर हो? दिक्कत क्या है? विपक्षी पार्टियों को, खास करके कांग्रेस पार्टी को, इनको लत है मनमोहन सिंह की, कि जिसकी स्थिति जो है सोनिया गांधी ने घर के नौकर से भी बदतर कर दी थी। प्रधानमंत्री के पद को, उसकी गरिमा को जिस हिसाब से इन कांग्रेसियों ने कलंकित किया, इस मनमोहन सिंह ने कलंकित किया, उनकी आदत वही पड़ी हुई है। इनको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो न बोलता हो, वो सिर्फ आदेश पालक हो, वो आदेश नहीं देता हो, आदेश पालक हो। किसका? सोनिया गांधी का। तो डेमोक्रेसी है भाई। आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये कोई गुजराल नहीं है, ये कोई चंद्रशेखर नहीं है, कोई वीपी सिंह नहीं है, और ना ही ये मनमोहन सिंह है कि किसी के रहमो करम पे वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सीना ठोक के ये व्यक्ति अपने नाम पे वोट मांगता है, अपने काम पे वोट मांगता है, और जनता उसे चुन के भेजती है। इसलिए ये शोभा देता है। और जिन लोगों को डेमोक्रेसी में बिलीव है, दोस्त हु लव अंडरस्टैंड पावर ऑफ द पीपल, उनके लिए फख्र की बात है कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो डायरेक्टली जनता जिसे चुन के भेजती है। और जब भी ऐसा पवित्र काम होता है, उनकी पहला अधिकार अगर किसी व्यक्ति का है तो प्रधानमंत्री मोदी का है। एक कहावत है हिंदी में, हाथी चले बाजार, और बाकी एक जानवर का नाम आता है भौंके हजार। तो विपक्षी की हालत जो है वो उसी तरीके की है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात श्रीलंका की कर लेते हैं। श्रीलंका के बर्बाद होने में उसके नेताओं के साथ साथ चीन का सबसे बड़ा हाथ है। चीन के एहसान का बदला चुकाने के लिए राजपक्षे परिवार पूरी तरह उसके आगे नतमस्तक हो गया, क्योंकि चीन ने बड़ी ब्याज दरों पर श्रीलंका को कर्ज दिया। राजपक्षे परिवार के गृह जिले हम्बनटोटा में बड़े पैमाने पर बेफिजूल के निर्माण किए गए। हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 2017 में 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। चीन का इरादा साफ है, देश के ताकतवर लोगों के साथ डील करना, उनकी बदौलत देश की कमजोरियों का फायदा उठाना। चीन श्रीलंका में घुसता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या चीन श्रीलंका पर कब्जा करने की फिराक में है? देखिए, वो तो नहीं, लेकिन आपने जो खबर दी है,
हिंदुस्तानियों को समझ में आना चाहिए। आपके समझ में आया कुछ? कांग्रेस पार्टी यही काम कर रही थी देश में, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लेकर के, कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे लेकर के, चाइनीज एम्बेसी से पैसे लेकर के, चीन की सरकार से पैसे लेकर के, शी जिनपिंग के साथ सीक्रेट डील करके। एमओयू अभी तक बताया नहीं है कांग्रेसियों ने कि चीन के साथ तुमने क्या एमओयू जो है साइन किया है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। आपने बिल्कुल सही कहा, ये चीन की स्ट्रेटजी होती है कि जो परिवार, जो इस तरह के लोग जो सत्ता पे काबिज होते हैं, उनके साथ इतना ज़्यादा आप उनको फ़ायदा पहुंचा दो, पैसे देकर के उनको इतना ज़्यादा कृतज्ञ बना दो कि देश की जो राजनीति है, उसकी जो नीति है, वो चीन की तरफ झुक जाए। और इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस यूपीए सरकार के दौरान चीन को हमने बहुत सारी छूट दी थी। हिंदुस्तान श्रीलंका वाले हाल से बचा है बाल बाल। रही जहाँ तक बात कब्जा करने की, तो दुनिया में अभी भी कानून चलता है, आप लीज पे ले सकते हैं। कब्जा करना एक बड़ी मुश्किल बात होगी, क्योंकि ये इस तरह के एंडेवर्स जो है दुनिया में अब बंद हो गए हैं। इंटरनेशनल लॉज जो हैं इस तरह की चीज़ों के खिलाफ बहुत कड़े प्रतिबंध के साथ आता है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि चीन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगला नंबर पाकिस्तान का है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।